नए साल के शुरुआत के साथ ही बीजेपी में संगठन और चुनावी राजनीति को लेकर रणनीति बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी कड़ी में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन फरवरी में दिल्ली में बुलाया गया है। सबसे बड़ा सियासी संकेत यह है कि अधिवेशन से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पूरा करा लिया जाएगा। ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पूर्णकालिक अध्यक्ष बनेंगे और राष्ट्रीय अधिवेशन में उनके नाम का औपचारिक अनुमोदन होगा। अधिवेशन में सिर्फ संगठन नहीं बल्कि देश के ज्वलंत मुद्दों पर भी प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। खासतौर से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए विशेष संकल्प लाने की तैयारी है। 3000 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता इस अधिवेशन का हिस्सा बनेंगे। नए साल में बीजेपी के सामने चुनौतियां भी है और उसी की तैयारी के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाने के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन फरवरी में बुलाने का फैसला लिया है और इसी राष्ट्रीय अधिवेशन से चुनावी साल में बीजेपी की दिशा और रणनीति तय होती हुई दिखेगी। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साल के पहले दिन ही बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में लिट्टी चोखा सहभोज का आयोजन कर एक तरीके से उन्होंने बीजेपी को बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव साल के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी दांव खेल गए। उन्होंने पार्टी कार्यालय में लिट्टी चोखा सहभोज का आयोजन कर न केवल सभी वर्ग के लोगों को बुलाया बल्कि साधु संतों को भी आमंत्रित कर उनका भी सम्मान किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जमा हुए। पार्टी के मंच से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है। दूसरी पार्टियों में अलग अलग जातियों के सहभोज होते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। इस दौरान बड़ी संख्या में अयोध्या से आए साधु संत भी शामिल हुए। इस सहभोज के माध्यम से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग जातियों के सहभोज होते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यालय में सबका सम्मान है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में कई शहरों के महानगर पालिका चुनाव की तारीख जैसे से नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही है। इस कड़ी में राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीति में जुट चुकी है। पहली बार ठाकरे बंधु संयुक्त तौर पर चुनावी रैली को संबोधित करेगी, जिसकी शुरुआत 5 जनवरी से होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं की मुंबई में 3 संयुक्त रैलियां होने जा रही है। पश्चिम उपनगर में 2 रैली और एक शिवाजी पार्क में रैली होगी। शिवाजी पार्क की सभा सबसे खास मानी जा रही है क्योंकि यही वह राजनीतिक धरती है जहां ठाकरे परिवार की राजनीति ने दशकों तक अपनी छाप छोड़ी है। संयुक्त सभाओं का दायरा सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहेगा। मुंबई महानगर क्षेत्र के कल्याण, डोंबिवली और मीरा भाईंदर में भी एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी। वहीं अगर महायुति की बात करें तो महायुति भी 3 जनवरी से संयुक्त प्रचार का शुभारंभ करने जा रही है। 3 जनवरी को वर्ली डोम में महायुति की पहली सार्वजनिक सभा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे। बता दें कि 29 शहरों के महानगर पालिका के चुनाव के लिए मतदान 15 जनवरी को होने हैं, जिसके नतीजे 16 जनवरी को जाहिर होंगे। कैमरा पर्सन अंतु बर्मन के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। बिहार में आईपीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर गृह मंत्री नाराज हो गए हैं। दरअसल बिहार में बड़े पैमाने पर अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई थी और ऐसे अधिकारियों की तादाद करीब 28 से ज़्यादा थी। इसके अलावा कई जिलों के एसपी भी बदले जाने वाले थे और इसकी पूरी सूची पिछले 4 दिनों से तैयार होकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सचिवालय के बीच में दौड़ रही थी। ये संभावना जा रही थी कि करीब 21 दिसंबर तक ये लिस्ट फाइनल होकर इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। लेकिन कल दिन भर चली गहमागहमी के बीच आखिरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और इसका समाधान ये निकला कि जो अधिकारी जहां तैनात हैं वहीं उनके पदों पर पदोन्नति दे दी गई है। हालांकि ये बिहार में पहली बार हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर अधिकारियों को प्रोन्नति तो दी गई है, लेकिन उनकी तैनाती नए जगहों पर नहीं हुई है। यानी कि पद नया है, कुर्सी वही पुराना रहेगा और इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो गृह मंत्री की नाराजगी है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2025 में बिहार के सभी मंत्रियों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक कर दी है। सबसे खास बात यह है कि मंत्रियों में सबसे ज्यादा अमीर अशोक चौधरी हैं और सबसे ज्यादा गरीब अगर मंत्री की बात करें तो संजय कुमार हैं। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की कुल संपत्ति करीब 43 करोड़ है, जबकि अमीरी में दूसरे नंबर रमा निषाद जिनकी कुल संपत्ति 22 करोड़ है। 3 मंत्रियों को छोड़कर सभी मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा धनवान हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुल संपत्ति 1 करोड़ 65 लाख है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की कुल संपत्ति
6 करोड़ 38 लाख है और विजय सिन्हा की कुल संपत्ति 8 करोड़ 81 लाख है। गहनों के साथ साथ बिहार के ज्यादातर मंत्री हथियारों के भी काफी शौकीन हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम चाहे सम्राट चौधरी हो या फिर विजय सिन्हा, दोनों के पास एक एक रिवॉल्वर और एक एक राइफल है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब तक ये बात सामने आई है कि करीब 13 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें एक मासूम बच्चा भी है 6 महीने का। लेकिन सरकारी आंकड़ों में अभी भी मौतें 4 ही बताई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी 4 मौतों की बात कही है। और आपको बता दें कि डॉक्टर की तरफ से जो मौतें हुई हैं उसको अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कल यानी 2 तारीख को 2 जनवरी को सरकार से पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। इस पूरे मामले पर अब जाकर सरकार ने या सिस्टम ने या फिर प्रशासन ने अब शुरू की है जांच, लगातार की जा रही है। जांच कमेटी भी बनी हुई है और जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं इंदौर के जो हैं यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय, जिनका विधानसभा क्षेत्र में ये भागीरथपुरा आता है, वो खुद पहुंचकर अलग अलग इलाकों में भागीरथपुरा इलाके में पहुंचे और वहां पर उस पूरी जानकारी भी ले रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन और की टीम भी लगातार बैठक कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इंदौर, जो कि देश में स्वच्छता के नंबर 1 शहर में अभी तक आता रहा है, उस शहर में जनता को दूषित पानी से चलते यहाँ पर इतनी संख्या में, लगातार संख्या में यहाँ पर मौतें होती हैं। ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में जारी 29 शहरों के महानगर पालिका चुनाव के दरमियान महायुति में जबरदस्त रशाकशी देखने को मिल रही है। महायुति में पहले से ही महाकलह की अटकलें तेज थी और ऐसे में नामांकन के आखिरी दिन 16 जगहों पर महायुति में टूट देखने मिली। इस बीच बुधवार के दिन आयोजित राज्य के कैबिनेट बैठक में उप मुख्यमंत्री शिंदे समेत उनके कई मंत्री अनुपस्थित रहे। इससे एक बार फिर शिंदे के नाराज होने की अटकलें जोर पकड़ने लगी है। शिंदे के कैबिनेट मीटिंग में शामिल नहीं होने से महायुति में तालमेल नहीं होने के कयास राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ने लगी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीएमसी चुनाव में शिंदे 100 सीट चाह रहे थे, लेकिन उन्हें करीब 80 सीटों से ही समाधान करना पड़ा। इतना ही नहीं, स्थिति यह है कि 14 महानगर पालिकाओं में बीजेपी और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना एक दूसरे के आमने सामने चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि शिंदे के शीर्ष नेताओं ने सफाई दी है कि चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त होने के चलते एकनाथ शिंदे और उनके कई मंत्री कैबिनेट की बैठक में उपस्थित नहीं रहे। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस ने इतने कम मात्रा में मंत्रियों की उपस्थिति पर नाराजगी जताई है। कैमरा पर्सन अनंतो बर्मन के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24, मुंबई। नए साल का पहला दिन और सभी श्रद्धालु जो है पहले दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन करके करने के लिए यहाँ पर उमड़े हैं। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस के जो हनुमान मंदिर है वहाँ पर मौजूद हूँ और आप यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे। और केवल यही नहीं, ये दिल्ली के कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर ही नहीं बल्कि दिल्ली के कई बड़े मंदिर हैं जहाँ पर इस वक्त इसी तरीके की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। सैकड़ों की संख्या में जो भक्त हैं वो पहुँचे हुए हैं। अगर मैं देखिए तस्वीरें दिखाऊँगा अपने दोनों तरफ की, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कतार लगी हुई है इस मंदिर के दोनों तरफ, यानी कि कनॉट प्लेस का ये हिस्सा पूरा इस वक्त चारों तरफ जो है वो श्रद्धालुओं से भरा हुआ है और लगातार ये सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग इलाकों से दिल्ली के यहाँ पहुँच रहे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए। और इसी तरीके से चाहे कालका जी मंदिर हो, चाहे छतरपुर का मंदिर हो, चाहे गौरीशंकर मंदिर हो, हर जगह पर इसी तरीके से भक्तों का तांता जो है वो नज़र आ रहा है। श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर कनॉट प्लेस में इस वक्त जो है हनुमान मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। कैमरा सुनील के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24, दिल्ली। नया साल, नया उत्साह, नई उम्मीदों के साथ आज लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त मैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर के पास, और देखिए कि सिद्धि विनायक मंदिर में बड़े पैमाने पर आज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। नए साल पर लोग सिद्धि विनायक के दर्शन करना चाहते हैं और उसी दर्शन से अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन ये दर्शन इतना आसान नहीं है क्योंकि इसी तरह की भीड़ सारे मंदिरों पर है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में नए साल के जश्न के लिए पूरी रात पार्टियां चलती हैं। लेकिन देखिए कि लोग और इस तरह के अब ये दौर इतना बदल रहा है कि लोग अपने दिन की शुरुआत मंदिर से करना चाहते हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में सिद्धि विनायक मंदिर लोग आए हुए हैं और इसी तरह की भीड़ आपको सभी मंदिरों के बाहर दिख जाएगी। पूरी
भीड़ है, बड़े पैमाने पर लोग आए हैं, हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। 2-2, 3-3 घंटे से लोग बाहर ही खड़े हैं, दर्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन हर कोई चाहता है कि अपने दिन की जो शुरुआत है वो दर्शन करके करें। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। नए साल के पहले दिन की शुरुआत अपने इष्ट देव के दर्शन के साथ शुरू करने को बेताब लाखों भक्तों की भीड़ आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग तीर्थ स्थलों पर उमड़ पड़ी। सबसे ज्यादा भीड़ अयोध्या में नजर आई। रामलला के दर्शन करने के लिए लाखों भक्तों की भारी भीड़ देश विदेश से आकर अयोध्या में जमा हो गई। सुबह तक अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी में करीब 2.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। यही हाल बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का था। यहाँ रात 12 बजे से ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। फिलहाल काशी में बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है। भक्तों का सैलाब आज सुबह से ही वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में के बाहर नजर आया। यहाँ भी भक्तों को करीब 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगानी पड़ गई। लाखों श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए बेताब नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा, सरयू और यमुना नदी में स्नान भी किया। प्रयागराज में भी लाखों भक्त पहुंचे और संगम में आस्था की डुबकी लगाकर नए साल की शुरुआत की। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। लखनऊ के केजीएमयू में एक डॉक्टर पहले ही फरार चल रहा है। अब एक और मामला सामने आया है। इंटर्न डॉक्टर ने नर्सिंग छात्रा से बनाए शारीरिक संबंध, अब फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण, शादी का झांसा देकर रेप करने जैसा मामला अभी रुका नहीं था कि एक ऐसा ही और मामला सामने आया है। नर्सिंग छात्रा ने इंटर्न डॉक्टर पर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि इंटर्न डॉक्टर मोहम्मद आदिल ने उसे शादी का झांसा दिया और फिर उसके बाद अपने फ्लैट पर बुलाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। अब शादी की बात से मुकर गया। डॉक्टर ने नर्सिंग छात्रा से जब उसकी शिकायत पुलिस में करने की कही तो उसकी प्राइवेट फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा इंटर्न डॉक्टर। अब इस पूरे मामले में कैसरबाग थाने में शिकायत दी गई। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहाँ आपको ये भी बता दें, इससे पहले लव जिहाद के मामले में डॉक्टर रमीज नायक फरार चल रहा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। नए साल में एक बार फिर रंग बिरंगी फूलों की खुशबू से महकेगा अहमदाबाद, क्योंकि यहाँ पे शुरू हो चुका है इंटरनेशनल फ्लावर शो, जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने करवाई है। साबरमती रिवर फ्रंट पर 1 जनवरी से भारत एक गाथा की थीम पर शुरू हुआ इंटरनेशनल फ्लावर शो। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस फ्लावर शो का उद्घाटन किया, जो 25 जनवरी तक चलेगा। करीब 73,000 वर्ग मीटर फैले इस शो में 48 से ज्यादा प्रजातियों के 10 लाख से अधिक फूलों से भारत की संस्कृति, परंपराएं, लोक नृत्य और आधुनिकता को शानदार अंदाज में सजाया गया है। 160 से ज्यादा फ्लावर स्कल्पचर इस शो की शान है। वहीं विशाल फ्लावर पोर्ट्रेट और मंडला आर्ट आकर्षण का केंद्र बने हैं। इस बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी पूरी संभावना है। टिकट की बात करें तो सोमवार से शुक्रवार 80 रुपए, वीकेंड और छुट्टियों में 100 रुपए, जबकि स्कूल छात्रों को विशेष छूट मिलेगी। सुरक्षा कर्मियों के साथ CCTV और मॉडर्न मॉनिटरिंग के जरिए भी सुरक्षा की पुख्ता की जाएगी। इस फ्लावर शो के रंग, खुशबू और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संग नए साल को और भी ज्यादा शानदार बना रहा है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। नए साल का आगाज हो चुका है और नए साल की पहली सुबह ही पंजाब के लोगों, खासकर किसानों के लिए नया साल सौगात लेके आया है। और आज के दिन सारे पंजाब में जमकर बारिश भी हो रही है और किसानों के जो मुरझाए हुए चेहरे थे, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी और इसी के चलते ही अब वो खुशी से झूम भी उठे हैं, क्योंकि बारिश के चलते ही जो गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल की जो पैदावार होगी वो काफ़ी बढ़ जाएगी, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ भी होगा। और वहीं पर जो बारिश के चलते ही जो बीमारियां थी, खासकर सर्दी के मौसम वाली, चाहे सर्दी के मौसम में खांसी थी, जुकाम था, जहाँ फिर बुखार था, वो भी हट जाएंगी, क्योंकि बारिश के चलते मौसम खुशगवार हो चुका है। बेशक सर्दी लगातार बढ़ती ही चली जा रही है और यदि मौसम विभाग की माना जाए तो आने वाले समय में रात और दिन के तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज हो रही है और सारे प्रदेश का जो तापमान है वो 10 डिग्री से नीचे चला गया है। कैमरामैन अजय राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। यूपी के जनपद अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बीजेपी के महानगर अध्यक्ष के गनर ने एक दलित नेता पर कार्बाइन तान दी। दरअसल अलीगढ़ में अटल स्मृति सम्मेलन में बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक अध्यक्ष के साथ सेल्फी को लेकर बीजेपी नगर अध्यक्ष राजीव शर्मा और वर्कर्स के बीच धक्का मुक्की हो गई। इस बीच महानगर उपाध्यक्ष संजय गोयल ने आरोप लगाया कि गनर ने कार्यकर्ता पर कार्बाइन तान दी, जबकि महानगर अध्यक्ष का कहना है कि उनके गनर के साथ हाथापाई की गई है। आरोप है कि गनर ने राकेश सहाय नाम के दलित नेता पर कार्बाइन तानी है।
वहीं इस पूरे मामले के सियासी रंग लेने के बाद आरोपी गनर ने एसएसपी से मुलाकात करके पूरे मामले की शिकायत की है। पुलिस ने भी सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। 1 जनवरी 2026 आज साल का पहला दिन और न्यूज़ 24 मौजूद है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। आज हम हिस्सा बने हैं बीएसएफ के बहादुर जवानों की पेट्रोलिंग पार्टी का। तस्वीरों में आप देखिए कि यही वो जवान है जो हमारी सरहद की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। पूरा देश नया साल मना रहा है। 31 दिसंबर अगर हमने अपने घरों में सुरक्षित मनाया, उसकी वजह है ये बहादुर जवान, ये बहादुर ऑफिसर। और आज साल का पहला दिन है। आप इन जवानों को देखिए, दिन हो रात हो, आंधी हो तूफान हो, सर्दी हो गर्मी हो, इन जवानों का यही मकसद है सरहद की रक्षा करना और दुश्मन यानी पाकिस्तान को उसके किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देना। भीषण सर्दी है, घना कोहरा है, पारा 0 के करीब है और कई जगहों पर पारा 0 से कई डिग्री नीचे जा चुका है। ऐसे में आप देखिए कि इन जवानों के कदम जो हैं वो रुक नहीं रहे हैं, बल्कि लगातार जो जवान है आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस समय खतरा बेहद ज्यादा है, चैलेंजेस बेहद ज्यादा है और सबसे बड़ी चुनौती होती है उस समय जब घना कोहरा होता है, क्योंकि पाकिस्तान कोशिश करता है कि घने कोहरे की आड़ में आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवा सके, लेकिन दुश्मन के हौसले इन्होंने पस्त कर दिए हैं। दुश्मन चाहे लाख कोशिश क्यों ना करे, लेकिन वो अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीएसएफ के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बेहद ज्यादा अलर्ट मोड पर हैं। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कश्मीर घाटी की खूबसूरत बर्फीली पहाड़ियों का आनंद लेने के लिए कश्मीर घाटी पहुंचे पर्यटकों के नए साल की शुरुआत 2026 में जितनी खूबसूरत हुई, उतनी ही उम्दा शुरुआत ये कश्मीर घाटी के लिए भी मानी जा रही है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कल पहली बार देखा गया कि कश्मीर घाटी के जो मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसी जगह है, वो सराबोर पर्यटकों से खचाखच भरी हुई थी और पर्यटकों के साथ साथ यहाँ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे और नए साल का जश्न ऐसा इन बर्फीली वादियों में मनाया गया कि लोग इसको उम्र भर याद रखेंगे। बर्फ के साथ साथ पटाखे और उसके साथ यहाँ प्रशासन द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। सोनमर्ग में, गुलमर्ग में, पहलगाम में और यहाँ श्रीनगर के डल झील के इलाके में भी कई सारे कार्यक्रम किए गए और यहाँ मौजूद पर्यटक कश्मीर घाटी की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ स्थानीय लोग भी इसको लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं कि साल 2026 की शुरुआत उनके लिए इतनी अच्छी हुई है और वो आशा करते हैं कि आने वाले समय में पर्यटक दोबारा से इसी प्रकार से खचाखच कश्मीर घाटी का रुख करेंगे और यहाँ हालात पहले से काफी बेहतर इस वर्ष नजर आएंगे। कैमरामैन के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक में जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है। जमाकर्ता बीते 9 महीने से बैंक के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने सचिवालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। उनकी ये मांग है कि उनका जो बैंक में पैसा जमा है, जितनी जल्दी हो सके उनका पैसा सरकार उन्हें वापस दे। आपको बता दें कि जमाकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने जो एफडी इस बैंक में कराई थी, जो रेकरिंग डिपॉजिट इस बैंक में कराया था, उन्हें वो वापस नहीं मिल रहा है। सहकारिता मंत्री जावेद अहमद डार ने कहा है कि जितने भी जमाकर्ता हैं उनका पैसा सरकार उन्हें वापस दिलाएगी, लेकिन वो कोई समय सीमा नहीं बता सकते कि आखिर कब तक इन लोगों को इनका पैसा मिलेगा। लेकिन ये लोग जो हैं बेहद ज्यादा परेशान है। इसमें ज्यादातर किसान हैं, क्योंकि किसानों ने भी अपना पैसा इस बैंक में जमा किया था। कुछ ऐसे लोग हैं जब वो रिटायर हुए, उन्होंने अपनी जो पूंजी थी वो इस बैंक में जमा करवाई। यानी अब तमाम ऐसे लोग हैं वो जमा करता हैं जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। रोजाना बैंक के बाहर जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। करीब 183 करोड़ रुपया है जो
बैंक में लोगों ने जमा कराया था, लेकिन अब वो पैसा उन्हें नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि लोगों को उनका पैसा मिलेगा, लेकिन 9 महीने बीत चुके हैं, लोगों को यानी जो जमा करता है इस बैंक के, उन्हें उनका पैसा नहीं मिल रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।